फ्रेंड्स, अभी हम पढ़ने वाले हैं टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। जैसा इसके पहले हमने डिस्कस किया साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल, वो जो प्रिंसिपल्स थे उन्हें अप्लाई करने के लिए जैसा हमने कहा कि साइंटिफिक अप्रोच होना चाहिए। तो साइंटिफिक अप्रोच यानी क्या, तो साइंटिफिक टेक्निक्स अप्लाई करके साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्लाई किया जा सकता है। तो वही टेक्निक हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें पहला दिया है वर्क स्टडी। वर्क स्टडी यानी एग्जैक्टली हमें क्या बताता है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, जो इंडिविजुअल वर्कर है, इंडिविजुअल वर्कर का स्टडी करना है, वर्क स्टडी करना है। तो वर्क स्टडी करना है यानी एग्जैक्टली क्या स्टडी करना है, उसका टाइम स्टडी करना है, उसका मेथड स्टडी करना है, उसका मोशन स्टडी करना है और फटीग स्टडी करना है। अब ये एग्जैक्टली स्टडी क्या है, टाइम स्टडी क्या है, मेथड स्टडी क्या है। देखो कैसा है, कोई भी काम करने के लिए एक पर्टिकुलर टाइम लगता है। तो एक पर्टिकुलर वर्क परफॉर्म करने के लिए, एक पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करने के लिए एग्जैक्टली कितना टाइम रिक्वायर्ड है, ये होता है टाइम स्टडी। मेथड स्टडी, एक काम करने के अलग अलग तरीके हैं, तो बेस्ट वे कौन सा है, बेस्ट मेथड कौन सा है पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करने का, जिससे कम से कम समय में, कम से कम मटेरियल में आप अच्छे से अच्छा काम कर सके। मोशन स्टडी यानी बॉडी मूवमेंट जिसको हम कहते हैं, तो एम्प्लॉय का बॉडी मूवमेंट कैसा है, उसके लिए मशीन का बॉडी मूवमेंट कैसा होना चाहिए, है ना। ये टेक्निक होती है जिसको हम कहते हैं मोशन स्टडी। और फटीग, फटीग तो आपको समझता है एक्सर्शन, है ना। तो चलो देखते हैं इसके बारे में अभी। वर्क स्टडी, बिफोर असाइनिंग द वर्क टू द अवेलेबल वर्क फोर्स, प्रॉपर वर्क स्टडी शुड बी डन बाय मैनेजमेंट। यानी वर्क स्टडी करना बहुत जरूरी है, काम कैसे किया जा सकता है ना। वर्क स्टडी कंसिस्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइज, सिस्टमैटिक एंड क्रिटिकल असेसमेंट of the various activities or functions. Work study is based on the technique such as time study, motion study, method study and fatigue study। यानी इसमें बहुत सारी स्टडीज आती है, इसके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ रहे हैं टाइम स्टडी। देखो, इट इज द टेक्निक ऑफ ऑब्जर्विंग एंड रिकॉर्डिंग द टाइम टेकन बाय एन एम्प्लॉय टू कंप्लीट अ गिवन टास्क। देखो क्या बोला है, इट इज द टेक्निक ऑफ ऑब्जर्विंग एंड रिकॉर्डिंग द टाइम टेकन बाय एन एम्प्लॉय टू कंप्लीट अ गिवन टास्क। इसका मतलब समझ में आया, यानी ये क्या है कि एक एम्प्लॉय को एक पर्टिकुलर टास्क कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है। With the help of time study, the precise time required for each element of work is determined. It is the technique used for fixing the standard time required to do a particular task under given condition. It is helpful to measure the efficiency of an employee and to control the cost of work. यानी कैसा है, सिंपल सी बात है, टाइम स्टडी अगर आप करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक स्टैंडर्ड टाइम कितना लगता है एक पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करने के लिए। इससे आप क्या कर सकते हैं, एक स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड कर देंगे, तो आपको ये मेजर करने में आसान हो जाएगा कि एक पर्टिकुलर वर्क कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगता है, तो उसका कॉस्ट कितना आ सकता है ना। देन क्योंकि उसी हिसाब से एम्प्लॉय को आपको पेमेंट करना पड़ेगा ना, कि जैसा देखा होगा आप लोगों ने, एम्प्लॉय का जो पेमेंट होता है उसके काम के ऊपर डिपेंड करता है। तो आपको जब ये पता चल रहा है कि ये काम करने को कितना टाइम लगता है और वो कितने समय में कितने रुपए का काम कर सकता है, तो उस हिसाब से उसका सैलरी भी डिसाइड कर सकते हैं। देन मेथड स्टडी, मेथड स्टडी यानी क्या, कि कोई भी काम करने के डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होते हैं, तो उसमें से बेस्ट मेथड कौन सा है एक पर्टिकुलर जॉब परफॉर्म करने के लिए, बराबर है, ये डिसाइड करना। ये सबसे चैलेंजिंग जॉब होता है कोई भी मैनेजर के लिए, कि वो कैसे किया जा सकता है। जैसा स्टडी, अगर आप पढ़ाई करना चाहते हो तो पढ़ाई करने के अलग अलग तरीके हैं, तो उसमें से बेस्ट वे कौन सा है ना, पढ़ाई करने का, ये डिसाइड करना ये बहुत डिफिकल्ट टास्क है। देखो, देयर आर ऑलवेज वेरियस मेथड्स ऑफ कंप्लीटिंग द टास्क फॉर बेस्ट क्वालिटी एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस। Identifying the best method of doing a particular job is very important but challenging task for a manager। यानी एक काम करने के अलग अलग तरीके हैं, उसमें से सबसे अच्छा तरीका कौन सा है ये आइडेंटिफाई करना, ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है मैनेजर के सामने। It helps in reducing the wastage of time, raw material and in improving the utility of all resources as per predefined objective. It is helpful in determining the methods for handling the raw material, ट्रांसपोर्टेशन, इंस्पेक्शन, स्टोरेज एक्सेट्रा। यानी आपको समझ में आ रहा है कि इनका कहना क्या है कि अगर आप मेथड स्टडी करेंगे तो इससे आपका टाइम वेस्टेजेस बच पाएगा, रॉ मटेरियल का वेस्ट आप कम कर सकते हैं, बराबर है। जो रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल है उन रिसोर्सेज का बेस्ट यूटिलाइजेशन किया जा सकता है अगर आप एक प्रॉपर मेथड डेवलप करें तो। और प्रॉपर मेथड से होगा क्या कि जो रॉ मटेरियल है, ट्रांसपोर्टेशन है, इंस्पेक्शन है, स्टोरेज है एक्सेट्रा, ये सब हैंडल करने में आसान हो जाएगा क्योंकि आपने एक प्रॉपर मेथड डेवलप कर दिया है टास्क परफॉर्म करने का, है ना। देन मोशन स्टडी, मोशन स्टडी यानी जैसा मैंने कहा था बॉडी मूवमेंट,
एम्प्लॉय का, है ना। द स्टडी ऑफ रिक्वायर्ड मोशन मीन्स मूवमेंट ऑफ एन एम्प्लॉय एज वेल एज ऑफ मशीन while completing a particular task is very important. It is helpful in eliminating unnecessary motions and finding the best method of doing a particular job. यानी देखो क्या होता है कि आप कोई भी काम करते हो तो ऑब्वियस है बॉडी मूवमेंट होगा, मशीन का मूवमेंट होगा, है ना। तो इससे क्या होगा कि अगर आप एक प्रॉपर मूवमेंट देख ले कि ये काम करने का तरीका कौन सा अच्छा है, कौन से मोशन से, कौन से बॉडी मूवमेंट से अच्छे तरीके से हो पा रहा है, तो आप इससे अननेसेसरी मूवमेंट हटा सकते हैं और उससे आपका एनर्जी बचेगा, है ना। हर एक काम करने का एक तरीका होता है। अगर आप गड्ढा खोद रहे हो, एक सिंपल मैं बताता, आपके पास एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम कहते हैं कि कुदाल या टिकास हम कहते हैं, जिससे हम, या फावड़ा, जिससे हम जमीन खोद रहे हैं, तो उसको जमीन पे मारने का भी एक तरीका होता है ना। तो वो तरीका, मोशन जिसको हम कहते हैं, मोशन, बॉडी मूवमेंट, अगर वो आप सीख लेंगे तो कम समय, कम एनर्जी में, कम फटीग में आप अच्छा काम कर सकते हैं। ये जितने भी प्रोफेशनल क्रिकेटर्स होते हैं, है ना, अब ये जो कोच वगैरह होते हैं क्या सिखाते, वही सिखाते ना कि बैट कैसे पकड़ना, है ना, कैसे वो पर्टिकुलर शॉट मारना है, कैसे बॉल को मूव करना है। तो ये बॉलर है तो बॉलर को कैसे बॉल पकड़ना है, कैसे उसको वहां पे थ्रो करना है। तो ये छोटी छोटी टेक्निक्स है बॉडी मूवमेंट की, है ना, ये हर जगह होती है। अगर आप ये टेक्निक अच्छे से सीख लेते हैं तो आपका जो वर्क है वो अच्छा हो जाता है। तो वही उन्होंने यहाँ पे बोला है, इट ऑल्सो हेल्प्स इन इंप्रूविंग द इफिशियंसी ऑफ द एम्प्लॉय। मोशन टेक्निक इज यूज्ड टू नो वेदर सम एलिमेंट ऑफ अ जॉब कैन बी एलिमिनेटेड और देयर सीक्वेंस कैन बी चेंज फॉर स्मूथ फ्लो ऑफ वर्क टास्क। समझ में आया? यानी कुछ जो वर्क है वो एलिमिनेट किया जा सकता है क्या, या सिस्टमेटिक तरीके से काम किया जा सकता है क्या, ये भी आप यहाँ पे स्टडी कर सकते हो मोशन स्टडी से। देन फटीग स्टडी, देखो, जनरली लॉन्ग वर्किंग आवर्स विदाउट सफिशिएंट ब्रेक, टारगेट प्रेशर, heavy working tools and poor working condition result into physical and mental stress, that is fatigue. समझ में आया? यानी एक्सर्शन जिसको आप कह सकते हैं अपने नॉर्मल वर्ड में। कंटिन्यू काम करते रहना, हेवी टूल्स के साथ काम करना, काम करने के लिए वर्किंग कंडीशंस अच्छी नहीं है, तो इससे क्या होता है, फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस आ जाता है ना। तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस आने की वजह से आपकी वर्क इफिशियंसी भी डाउन हो सकती है। तो इट हैज एन एडवर्स इफेक्ट ऑन द हेल्थ एंड इफिशियंसी ऑफ द एम्प्लॉय। The study of fatigue and step to reduce the level of fatigue is very important to maintain the operational efficiency of the employee. और इसीलिए जो एम्प्लॉय की ऑपरेशनल इफिशियंसी है उसको डेवलप करने के लिए, है ना, ये फटीग स्टडी करना बहुत जरूरी है। यानी कितना काम करना चाहिए, इसलिए आपने देखा होगा वर्किंग आवर्स होते हैं, है ना, 8 आवर 12 आवर इतना ही काम करना है। उसमें भी देखो टाइम गैप होती है कि आपको आफ्टर 4 आवर ब्रेक मिलेगा, लंच ब्रेक जिसको हम कहते हैं। उसके बाद उसके 2 घंटे बाद आपको टी ब्रेक मिलता है 5-10 मिनट का, या थोड़ा चाय पानी पी लीजिए, थोड़ा रेस्ट, ये जरूरी है। आप अपने स्कूल में भी देख लो ना, स्कूल में आपके समझ लो 6 लेक्चर्स होते होंगे रोज, तो कंटिन्यू 6 लेक्चर्स नहीं होते थे, उसमें आपको बीच में स्पेस मिलता था, यानी थोड़ा सा रिसेस जिसको हम कहते हैं। रिसेस किस लिए रहता था कि कंटिन्यू, वो भी तो मेंटल स्ट्रेस ही है ना, कंटिन्यू पढ़ना। तो एक लेवल के बाद आप मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं रहेंगे पढ़ने के लिए, तो उसके लिए बीच में गैप दिया जाता था। तो ये जरूरी होता है, ये मतलब टेक्निक है ना। तो यही है वर्क स्टडी, ठीक है। वर्क स्टडी में 4 पॉइंट थे। अभी हम पढ़ेंगे स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट। कैसा है कि आप काम करने के लिए टूल्स और इक्विपमेंट यूज करते हो, बराबर है, अपना प्रोडक्शन करने के लिए जो कुछ भी है, तो उसका एक स्टैंडर्ड डिसाइड कर लो कि आपको पर्टिकुलर किस लेवल के टूल्स चाहिए जिससे आप अच्छे तरीके से काम कर पाए, कम मेहनत में काम कर पाए और आपका प्रोडक्शन भी अच्छा हो, है ना, जो प्रोडक्ट आप बना रहे हो वो अच्छा हो। नहीं तो क्या होता है कि अगर आप खराब टूल देंगे तो काम कैसे चलेगा। यानी सिंपल सी बात है, मैं आपको पेपर लिखने के लिए दे रहा हूं और पेपर लिखने के लिए एक पेन मैंने आपको दिया और वो पेन बीच बीच में अटक रहा है, तो 10 बार आपको रुकना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पेन खराब है। तो इससे आपका जो पेपर है आप अच्छे तरीके से नहीं लिख पाएंगे, है ना। वही अगर मैंने आपको टूल्स खराब दे दिए काम करने के लिए, टूल अगर मैंने आपको खराब वाले दे दिए तो आप अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाएंगे, है ना। प्रोडक्शन तो खराब निकलेगा ही निकलेगा, वेस्टेजेस भी ज्यादा होगा। तो यही है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट। तो रेगुलर बेसिस पे टूल्स को रिन्यू करते रहना चाहिए और रिप्लेस करते रहना चाहिए,
With the result of experiment conducted at workplace, Taylor advocated standardization of tools and equipment. Standardized working environment and method of production help to reduce spoilage and wastage of material, cost of production, fatigue among the worker, and it improve quality of work. समझ में आया? इन्हें अच्छे टूल्स अगर मिलते हैं तो उससे आपकी मेहनत कम होती है और आप कम मेहनत में कम समय में अच्छा काम कर सकते हो और बेटर वर्क करेंगे, है ना? जैसा अपने एम्प्लॉय को मैंने कंप्यूटर्स देके रखे हैं, लेकिन बार बार वो कंप्यूटर हैंग हो जाता है, तो कंप्यूटर हैंग होने के बाद उसको रिस्टार्ट करने के प्रोसेस में 10-15 मिनट लग जाते हैं, तो अननेसेसरी उसका 10-15 मिनट वेस्ट हो गया, बराबर है। और हैंग इसलिए हो रहा क्योंकि उसका परफॉर्मेंस खराब है, तो बीच बीच में स्लो भी हो जाता होगा, तो है ना? जैसा आप समझ लो ना कि आपका इंटरनेट स्लो है और आप काम कर रहे हो, तो जो काम आप 10 मिनट में कंप्लीट कर सकते थे, इंटरनेट स्लो होने की वजह से वही काम करने को आपको आधा घंटा लग रहा है ना? इसमें आपकी इफिशियंसी कम हो रही ना, तो जो काम आप 10 मिनट में कर पा रहे थे उसको आपको आधा घंटा देना पड़ रहा है। तो ये है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट, यानी प्रॉपर टूल्स और इक्विपमेंट प्रोवाइड करना चाहिए बिजनेस में। देन साइंटिफिक टास्क सेटिंग, ये है साइंटिफिक टास्क सेटिंग, यानी एग्जैक्टली क्या है? वर्क को डिवाइड करो, एक दिन में कितना काम होना चाहिए, एक घंटे में कितना काम होना चाहिए, है ना? ये डिसाइड करना। देखो, Taylor's emphasized the need for fixing a fair day work. Scientific work setting is important to prevent the employee from doing work much below their capacity, है ना? तो देखो, आपको पता होगा आजकल है ना टारगेट बेसिस पे काम होता है, हर एक एम्प्लॉय को टास्क दे दिया जाता है, बराबर है कि आज आपको इतना काम करना है, और जैसा मैंने कहा डेली शीट्स होती है, तो रोज का डेटा लिया जाता है कि आज आपने कितना काम किया, तो एक स्टैंडर्ड वर्क डिसाइड कर देना कि एक दिन में इतना काम होना चाहिए, है ना? तो ये होता है साइंटिफिक टास्क सेटिंग। बाय यूजिंग दिस टेक्निक, एम्प्लॉय विल कंप्लीट द टास्क अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड्स गिवन एंड मैनेजमेंट कैन कीप प्रॉपर कंट्रोल ऑन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। यानी वर्क अगर प्रॉपर डिवाइडेड रहा कि एक दिन में इतना करना है, तो हर कोई अपने अपने हिसाब से बराबर काम करेगा, है ना? अगर टाइम नहीं देंगे तो काम नहीं होगा सही ढंग से। देन साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग, आपके पास जो भी एम्प्लॉय आएंगे, बराबर है ना, वो आप पर्टिकुलर जॉब स्पेसिफिकेशन के हिसाब से ही अरेंज करेंगे, है ना? उसकी एक टेक्निक है ना, आपने देखा होगा इंटरव्यू लिया जाता है, इंटरव्यू उसके पहले एग्जाम्स ली जाती है, एक टेक्निक है ना कि एम्प्लॉय को कैसे अपॉइंट करना। तो पहले आप एडवर्टाइजमेंट देंगे, आप वहां पे जॉब डिस्क्रिप्शन बताएंगे कि एग्जैक्टली काम क्या है, वो काम करने के लिए कितना क्वालिफाइड एम्प्लॉय आपको लगेगा, फिर उसके क्वालिफिकेशन के हिसाब से वो बंदा वहां पे फॉर्म भरेगा, फिर आप उसका रिक्रूटमेंट करेंगे। तो रिक्रूटमेंट बहुत आगे की बात है, पहले आप उसका इंटरव्यू लेंगे, एग्जाम लेंगे, तो उसके बाद ही उसका सिलेक्शन होगा ना काम के लिए। तो बस वही है, फिर उसका सैलरी डिसाइड होगा। ये साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। ऐसा नहीं किसी को भी उठा के ला लिया आपने और काम दे दिया, ऐसा नहीं होता है ना। यानी आपने एक बंदे राह चलते बंदे को पकड़ा, चल तू आजा मेरे पास अकाउंटेंट का काम कर, 10वीं फेल इंसान है, अकाउंट्स का ए पता नहीं उसको, क्या अकाउंटेंट का काम करेगा वो? तो पहले सोच तो लो कि ये बंदा क्वालिफाइड है या नहीं, है ना? Management can select right person for the right job by using scientific selection procedure. It needs to fix job specification as per requirement. Employees are selected according to predetermined standard in an impartial way. After selection, management should provide the proper training program to increase their efficiency. यानी मैनेजमेंट ने ये ध्यान में रखना है कि एम्प्लॉय को उनके क्वालिफिकेशन के हिसाब से अपॉइंट करना है, और प्रॉपर सिलेक्शन होने के बाद उनका जो क्या कहेंगे हम उसको सैलरी वगैरह डिसाइड करके उनको वर्क अलोकेट करना। देन फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। अब ये फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन क्या है? देखो, इन दिस कंसेप्ट ऑफ टेलर, प्लानिंग इज सेपरेटेड फ्रॉम इम्प्लीमेंटेशन। दैट मीन्स प्लानिंग इज डन बाय डिफरेंट पीपल and actual work is supervised by different people. Thus, every worker will be supervised by two different sets of supervisors. He recommend total 8 foremen to control the various aspect of production. They are categorized as follow. यानी उन्होंने देखो क्या बोला है, एक्चुअल प्लानिंग करने वाले लोग अलग होते हैं, इंप्लीमेंट करने वाले लोग अलग होते हैं, है ना? तो कहीं ना कि उनको सुपरवाइज करना बहुत जरूरी है डिफरेंट लेवल पे। तो ये जो FW टेलर है, उन्होंने उसको कैटेगराइज किया है 8 फोरमैन में। और ये देखो यहाँ पे एट प्लानिंग लेवल एंड एट इम्प्लीमेंटेशन लेवल, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, ऐसे 8 लोगों को उन्होंने बनाया। तो ये 8 लोग कौन से है? देखो, पहला दिया है रूट क्लर्क, टेल्स हाउ वर्क मूव्स फ्रॉम वन मशीन टू अदर।
यानी एक रूट क्लियर करेगा, वो ऐसे क्या बताएगा कि एक मशीन से दूसरे मशीन में काम कैसे जाएगा। देन इंस्ट्रक्शन क्लर्क रहेगा, रिकॉर्ड इंस्ट्रक्शंस टू कंप्लीट द वर्क, बराबर है, वो रिकॉर्ड करते रहेगा इंस्ट्रक्शंस काम कंप्लीट करने के लिए, बराबर है। देन टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, इसका काम क्या रहेगा, डिटरमाइन टाइम इन विच वर्क शुड बी कंप्लीटेड एट वर्क आउट द कॉस्ट, यानी इसका काम क्या रहेगा, ये टाइम डिसाइड करेगा कि कौन सा काम कितने टाइम पे होना चाहिए। एंड डिसिप्लिन एंश्योर्स दैट द वर्कर्स आर वर्किंग एज पर फैक्ट्री रूल, और डिसिप्लिन मेंटेन करना कि सब काम आराम से और अकॉर्डिंग टू रूल हो रहा है, क्योंकि इनडिसिप्लिन रहेगा तो काम सही ढंग से नहीं हो पाएगा। ये हो गया प्लानिंग लेवल पे। और इंप्लीमेंटेशन लेवल पे, अब यानी एग्जैक्टली काम करना है तो वो कैसा होगा, पहला दिया है गैंग बॉस एक्चुअली गेट्स द वर्क डन, गैंग बॉस यानी जिसका काम है एक्चुअल में वर्क कंप्लीट करवा लेना। देन स्पीड बॉस, ये ध्यान में रखेगा कि टाइम पे काम होना चाहिए, बराबर है, टाइम पे काम होना चाहिए। एंश्योर्स दैट द वर्क इज कंप्लीटेड इन स्पेसिफाइड टाइम, यानी हमेशा ये ध्यान देते रहेगा कि समय कम है, आपको काम करना है ना। देन रिपेयर बॉस हैंडल सिक्योरिटी एंड मेंटेनेंस ऑफ मैकेनिज्म, यानी क्या है कि अब काम चल रहा है तो प्रॉब्लम तो आती ही रहेंगे, है ना, प्रॉब्लम आएंगे तो उसको सॉल्व भी करना पड़ेगा, तो इसका काम क्या रहेगा रिपेयर बॉस का, सिक्योरिटी एंड मेंटेनेंस ऑफ मैकेनिज्म, यानी जो मैकेनिज्म है यानी मशीन से उसका सिक्योरिटी और मेंटेनेंस देखना। देन इंस्पेक्टर एंश्योर्स दैट द वर्क इज डन एज पर द स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड, और ये हमेशा चेक करते रहेगा कि जो स्टैंडर्ड डिसाइड किया है उस हिसाब से काम हुआ है कि नहीं। According to Taylor, with the help of proper division of all activities into planning and implementation, management can definitely achieve the required performance from the employee, और ये सब अगर properly manage हुआ तो आप अपने एम्प्लॉय से जो काम करवाना चाहते हो बराबर टाइम पे होगा। नेक्स्ट पॉइंट दिया है डिफरेंशियल पीस रेट वेज प्लान, इसका मतलब यह है कि अकॉर्डिंग टू वर्क पीस रेट वेज प्लान आप डिसाइड करो, बराबर है, यानी जो जितना काम करेगा उसको उतना पैसा मिलेगा। इससे क्या होगा कि हर एम्प्लॉय ईमानदारी से काम करेगा, जिसको हम अपने वर्ड में कहते हैं ठेके में काम देते ना, कि आपको ये काम करना है इतना मैं दूंगा, डेली वेजेस नहीं, आप जितना काम करेंगे उतना, जैसा समझ लो कि मैं प्रोडक्शन कर रहा हूं तो मैं पीस रेट डिसाइड करूंगा कि एक यूनिट के मैं आपको 2 रुपए दूंगा, अगर आप एक दिन में 100 यूनिट बनाएंगे तो आपको 200 रुपए मिलेंगे, एक यूनिट के 2 रुपए, है ना। तो अभी ऐसे एम्प्लॉय ईमानदारी से काम करेगा। देखो रेम्युनरेशन शुड बी फिक्स्ड इन सच अ वे दैट average worker is motivated to attain a standard output. Taylor suggested the differential piece wage system. Higher rates are offered to employees who complete the work more than the standard quantity under this system. On the other hand, if an employee is performing below the standard, he shall be given lower rate of wages. This technique motivates the employee to attain higher standard परफॉर्मेंस एंड अर्न वेजेस, दैट इज रेम्युनरेशन एट हायर रेट। ये देखा होगा आप लोगों ने, इंसेंटिव्स वगैरह कंसेप्ट रहता है, यानी हर किसी को महीने का टारगेट दे दिया जाता है और वो टारगेट कंप्लीट करता है तो उसको जो स्टैंडर्ड वेज रेट है वो मिलेगा, और वो अगर अपने टारगेट से ज्यादा काम कर रहा है अच्छे से तो उसको फिर उसका इंसेंटिव मिलता है, और जो काम नहीं कर रहा तो उसकी सैलरी डिडक्ट होती है। तो इससे क्या होगा कि हर एक एम्प्लॉय क्या है, ईमानदारी से काम करेगा, नहीं तो सबको आप एक जैसा पेमेंट दे रहे हैं, यानी जो मेहनत कर रहा है उसको भी, जो नहीं कर रहा उसको भी, तो इससे एम्प्लॉय का मोरल डाउन हो जाएगा, किसका, जो अच्छा काम कर रहा है उसका मोरल डाउन हो जाएगा। देन ठीक है, तो ये थे डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, है ना। फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं टेक्निक्स। पहले वर्क स्टडी, यानी हर एक एम्प्लॉय के वर्क को आपको स्टडी करना है, जिसमें टाइम स्टडी है, यानी कोई भी काम करने में एग्जैक्टली कितना टाइम लगता है तो वो स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड करना। मेथड स्टडी, एक काम करने के अलग अलग तरीके होते हैं तो कौन सा तरीका अच्छा है वो डिसाइड करके वही कंटिन्यू करना। मोशन स्टडी, काम करते वक्त आप अपना बॉडी मूवमेंट कैसे कर रहे हो, मशीन को कैसे मूव कर रहे हो, तो वो स्टडी करके अननेसेसरी मूवमेंट्स को एलिमिनेट करके अपनी मेहनत बचाना और कम से कम मूवमेंट में अच्छा काम करना। फटीग स्टडी, काम करते करते बहुत ज्यादा फटीग हो जाता है, यानी एक्सर्शन हो जाता है ना, तो टाइम पे एक्सर्शन को रिलीव करने के लिए पॉज देना वहां पे, यानी जिसको हम ब्रेक कहते हैं, है ना, टी ब्रेक रहता है, लंच ब्रेक, ऐसा ब्रेक देना जिससे एम्प्लॉय अच्छे से काम कर पाए। देन स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट, ये टेक्निक हमें ये बताती है कि जो काम करने के लिए जितना रिक्वायर्ड
टेक्निक है या जो रिक्वायर्ड टूल्स है वो अवेलेबल करके देना, स्टैंडर्ड मेंटेन करना, टूल्स अगर खराब हो रहे हैं तो उनको रिपेयर करो, बहुत ज्यादा रिपेयरिंग हो चुका है तो उनको रिप्लेस करो, तभी काम अच्छे से चलेगा, है ना। ये बिल्कुल इसके तरह है, आप अपने गाड़ी का बराबर सर्विसिंग करते रहो, हर 2-3 महीने में तो गाड़ी आपकी अच्छी चलेंगी, आप सर्विसिंग मत करो गाड़ी प्रॉब्लम देना शुरू करेंगी, बस वही कंसेप्ट यहाँ पे भी। तो टूल्स और इक्विपमेंट अच्छे से रखना। देन साइंटिफिक टास्क सेटिंग, साइंटिफिक टास्क सेटिंग का मतलब ये है कि हर एक का काम डिसाइड करो, डेली वर्क डिसाइड करो, कैसे काम करना है, कितना काम करना है, एक दिन में कितना काम होना चाहिए, है ना। देन सिलेक्ट साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग, आप अपने एम्प्लॉय को सिलेक्ट करो तो कैसे भी सिलेक्ट नहीं करना है, साइंटिफिक तरीके से सिलेक्ट करना है, प्रॉपर इंटरव्यू लेके एग्जाम लेके सिलेक्ट करो, यानी अच्छे एम्प्लॉय आपके पास आएंगे काम करने के लिए। उसके बाद दिया है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, टेलर ने फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन बनाया, मतलब अकॉर्डिंग टू वर्क उन्होंने कैटेगरी बनाई, क्योंकि एक्चुअल में प्लानिंग करने वाले लोग अलग होते हैं और उसको इंप्लीमेंट करने वाले लोग अलग है। तो जो इंप्लीमेंट करने वाले लोग हैं, है ना, उसको उन्होंने डिवाइड किया है प्लानिंग लेवल और इंप्लीमेंटेशन लेवल पे। देखिए प्लानिंग लेवल पे रूट क्लर्क है, ठीक है, इसका काम क्या रहेगा, मशीन कैसे मूव कर रहा है, सॉरी वन मशीन टू अदर, मतलब एक मशीन से दूसरे मशीन की तरफ काम कैसे जाएगा ये बताना। इंस्ट्रक्शन क्लर्क का काम ये है कि रिकॉर्ड करते रहना कि काम कितना हुआ है। देन टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क का काम ये है कि हर काम टाइम पे हो ये ध्यान देना और ऐसे इंस्ट्रक्शंस देना। और डिसिप्लिन क्लर्क का काम ये है कि ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन मेंटेन करना, जो रूल रेगुलेशन बने उसके हिसाब से काम हो रहा है कि नहीं ये चेक करना। और इंप्लीमेंटेशन लेवल पे क्या है, पहले है गैंग बॉस, मतलब वो वर्कर से काम करवा लेगा, जिसको आप नॉर्मल वर्ड में सुपरवाइजर भी कहते हो। स्पीड बॉस ये ध्यान में रखेगा कि समय पे काम होना चाहिए। रिपेयर बॉस इसका काम ये है मेंटेनेंस देखना कि सभी मशीन्स बराबर काम कर रही है कि नहीं, ये ध्यान रखना। एंड इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर का काम क्या है कि वर्क अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड हो रहा है कि नहीं, ये हमेशा इंस्पेक्ट करते रहना। देन डिफरेंशियल पीस रेट वेज प्लान, ये हमें ये बताता है कि अकॉर्डिंग टू वर्क, अकॉर्डिंग टू एक्सपीरियंस, क्वालिटी, जितना जैसा इंसान काम कर रहा है बराबर है उसको उसी हिसाब से सैलरी देना। इससे होता यह है कि अगर अच्छा काम करेगा बंदा तो उसको ज्यादा सैलरी, खराब काम करेगा तो सैलरी कट करो, जो आपने स्टैंडर्ड डिसाइड किया उतना काम कर रहा है तो उसको स्टैंडर्ड पेमेंट मिल ही रहा है। तो इससे होता यह है कि एम्प्लॉय जो है और अच्छा काम करने के लिए मोटिवेट होता है कि उसको और अच्छी सैलरी मिलेंगी। तो ये थे टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, और यहाँ पे अपना ओसी का लेसन भी कंप्लीट होता है, ठीक है। इसमें समरी दी हुई है आपको, डेफिनेशन है, मतलब इस लेसन में हमने क्या क्या पढ़ा। समरी में डेफिनेशन हमने देखी, मैनेजमेंट प्रिंसिपल, फिर नेचर ऑफ प्रिंसिपल हमने देखा था, फिर हमने सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल देखा, फिर थ्योरीज हमने देखी, उसमें हेनरी फेल के 14 प्रिंसिपल्स हमने देखे, फिर हमने एफ.डब्ल्यू. टेलर का साइंटिफिक मैनेजमेंट देखा, उनके 6 प्रिंसिपल थे, फिर हमने आज टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट देखा, बराबर है। तो ये था हमारा इस पर्टिकुलर लेसन के टॉपिक्स। फिर बहुत सारे और लोग भी है जिन्होंने मैनेजमेंट में कंट्रीब्यूट किया, जस्ट टू नो में दिया हुआ है, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि ये लोग भी हैं जिन लोगों ने मतलब ये देखो सी के प्रहलाद भी है, उन्होंने भी अपना टेक्निक डेवलप किया, है ना। रिसेंटली 2010 में उनकी डेथ हुई, है ना। तो इस तरीके से है। तो यहाँ पे ओसी का हमारा फर्स्ट लेसन कंप्लीट होता है।